हेलो फ्रेंड्स, हम आज का द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ है जो NFHS है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो उसको पब्लिश किया गया है 2019-20 का। तो उसमें कुछ रेवलेशंस किए गए हैं। तो हम देखते हैं कि क्या क्या डेटा और क्या क्या चेंजेस आए हैं माल न्यूट्रिशन में, स्टंटिंग में, वेस्टिंग में। तो सेवरल स्टेट अक्रॉस द कंट्री हैव रिवर्स कोर्स एंड रिकॉर्डिंग वर्सनिंग लेवल्स ऑफ चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन। तो चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन बढ़ गया है, लेकिन हाँ, सैनिटेशन और बेटर एक्सेस टू फ्यूल एंड ड्रिंकिंग वाटर में कुछ इंप्रूवमेंट्स देखने को मिले हैं। अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1920 का आया है, जो कि रिलीज़ किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। इससे पहले कब रिलीज़ हुआ था? 2015-16 का हुआ था। ठीक है, अभी बहुत सारे फेजेस में आता है। तो अभी ये फर्स्ट फेज का डेटा है, जो कि ये दिखाता है कि सेवरल स्टेट्स हैव आइदर विटनेस मेजर इंप्रूवमेंट और सस्टेन्ड रिवर्सल्स ऑन चाइल्ड। या तो इंप्रूवमेंट हुआ है तो बहुत ही इनएडिक्वेट, या तो बहुत कम हुआ है, या तो फिर उल्टा ही हो गया, मतलब नहीं हुआ है, अब और बेकार स्टेज में चले गए हैं। जो कि वेरियस पैरामीटर्स में, फॉर एग्जांपल चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर वेट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। और ये जो चार पैरामीटर्स हैं, स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडर वेट और मोर्टेलिटी रेट, ये चारों जो पैरामीटर्स है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी यूज़ करता है। तो बेसिकली शायद इस बार हमारी रैंक 94 थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आउट ऑफ 107। चाइल्ड वेस्टिंग रिफ्लेक्ट्स एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन एंड रिफर्स टू चिल्ड्रन हैविंग लो वेट फॉर देयर हाइट। मतलब जो बच्चे जिनकी हाइट के कंपैरिजन में उनका वेट कम होता है तो बोलते हैं दिस चाइल्ड इज़ वेस्टेड। ठीक है, तो वो चाइल्ड वेस्टिंग में आता है। तो हम देख रहे हैं कि हमारी जो चाइल्ड वेस्टिंग है वो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है, बट इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग इट हम देख रहे हैं कि बढ़ा ही है तेलंगाना, केरला, बिहार, असम और जम्मू कश्मीर वगैरह में। ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं। बाकी इसका डेटा और भी आएगा, भी नेक्स्ट फेज का जब रिलीज़ होगा तो हम उसके बारे में पढ़ लेंगे। सेकेंड न्यूज़ ये है कि बहुत सारी जो व्हीकल्स हैं, ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा व्हीकल्स, उनके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होता है। आपको पता होगा कि अगर आप कोई भी व्हीकल लेते हो तो आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना पड़ता है। तो बेसिकली जब पहली बार व्हीकल लेते तब तो इंश्योरेंस हो जाता है, लेकिन जब उसका रिन्यूअल कराने की बारी आती तो लोग बेसिकली उसको रिन्यूअल नहीं कराते। तो नो इंश्योरेंस मीन्स नो कॉम्पनसेशन इन केस ऑफ एक्सीडेंट। तो अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आप कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा अगर आपकी वो बाइक या फिर गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है। तो अभी ये मैंडेटरी है कि आपके पास थर्ड पार्टी व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। उसके बाद भी हम देख रहे हैं अनइंश्योर्ड व्हीकल्स बहुत ज़्यादा है इंडिया में। तो टू व्हीलर्स मोस्टली फॉल आउट ऑफ द इंश्योरेंस नेट एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट रिन्यूअल। जो मैंने आपको बताया, बेसिकली लेते समय तो सब लोग इंश्योरेंस करा लेते, लेकिन फर्स्ट रिन्यूअल के टाइम में इंश्योरेंस नहीं कराते। मोर देन हाफ ऑफ द व्हीकल्स ऑन द रोड इन इंडिया रनिंग विदाउट एनी इंश्योरेंस कवर, जो कि एक मैंडेटरी प्रोविजन अंडर द मोटर व्हीकल्स एक्ट। नियरली 57% ऑफ द टोटल व्हीकल्स ऑन द रोड वर अनइंश्योर्ड एज ऑफ मार्च 2019, जो कि पहले 54% था, जो कि 57% हो गया, बढ़ गया है। ये किसने रिलीज़ किया है? इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडियाज एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, तो इन जो बल्क ऑफ अनइंश्योर्ड व्हीकल्स है वो मेनली टू व्हीलर्स है, जो कि 66% है। 15 स्टेट्स है, उसमें 60% से ज़्यादा है अनइंश्योर्ड व्हीकल्स। इंडिया की बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट ऑटो मार्केट्स इन द वर्ल्ड विद ओवर 20 मिलियन व्हीकल्स सोल्ड एनुअली। तो आप याद रख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ अनइंश्योर्ड हैं व्हीकल्स। तो आप ये भी याद रख सकते हैं हमारे एक्सीडेंट्स क्यों हैं। और अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये बेसिकली इसी के बारे में है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का क्या क्या डेटा आया है, कौन कौन से स्टेट में कितनी स्टंटिंग है, कितने अंडर वेट चिल्ड्रन है। तो आप इस पर एक बार नज़र डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर प्रोटेस्ट के बारे में सारी न्यूज़ है बेसिकली। अभी यहाँ पर ऐसा बोला है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कि जब इंडिया अब धीरे धीरे राइज कर रहा है ग्लोबल ऑर्डर में, तो बेसिकली जो बाकी लोग हैं वो अटेम्प्ट करेंगे हमारी जो इन्फ्लुएंस उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करेंगे। और हमारे यहाँ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से आपको पता है टेररिज्म कितना ज़्यादा आता है। तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि हमें जो मिलिट्री है वो अपना, हमें मिलिट्री बेस बढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ सॉफ्ट पावर से सब कुछ नहीं होगा, हमें अपने मिलिट्री बेस बहुत अच्छा रखना पड़ेगा इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए। तो अपनी हार्ड पावर को हमें मजबूत करने की ज़रूरत है। India's rise in the global order will invite reactions that may include attempts to dilute the country's influence and limit its interest। ठीक है, अब जैसे जैसे इंडिया राइज कर रहा है ग्लोबल ऑर्डर में, तो इससे रिएक्शन आएंगे बाकी के कि वो उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करेगा, कंट्री के इन्फ्लुएंस और उसके इंटरेस्ट को लिमिट करने की कोशिश करेगा। ये बेसिकली वो सारी बातें कहाँ बोल रहे थे? ये सेकंड मनोहर पारिकर मेमोरियल लेक्चर में। उनका ये कहना था, इंडिया एक्सपेंड इट्स ग्लोबल इंटरेस्ट एंड रीच, देयर इज एन इवन मोर कंपेलिंग केस टू फोकस ऑन इट्स हार्ड पावर। तो जैसे जैसे इंडिया राइज कर रहा है तो बहुत ज़रूरत है कि इंडिया अपने हार्ड पावर पर फोकस करे। Rising India will be different from the ones it faced earlier and emphasized on greater convergence between foreign and military policies। इससे पहले जो इंडिया ने चैलेंजेस को देखा है, अब ये चैलेंजेस उससे अलग होने वाले हैं, क्योंकि अब इंडिया बहुत तेज़ी में राइज कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कन्वर्ज करना चाहिए बिटवीन द फॉरेन एंड द मिलिट्री पॉलिसीज। फॉर एग्जाम्पल, हमें अलग अलग जगह अपने मिलिट्री बेसिस बनाने चाहिए। मतलब हमें बेसिकली अपने हार्ड पावर को मजबूत करना है। पाकिस्तान को रेफरेंस देते हुए उन्होंने ये बोला कि हमारे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी आता है बाय ए नेबर कंट्री, और हमारा बहुत ज़्यादा लॉन्ग बॉर्डर है, लार्ज मेरीटाइम स्पेसेस है। तो मतलब हमें नेवी को भी बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है। वर्ल्ड एक कॉम्पिटेटिव प्लेस है, तो जैसे जैसे इंडिया राइज करेगा तो रिएक्शन तो आने ही वाले हैं और रिस्पॉन्सेज भी आने वाले हैं। अटैम्प्ट होंगे इसको डाइल्यूट करने के लिए, इसके इन्फ्लुएंस को।
तो ये जो भी कंटेस्टेशंस हैं वो डायरेक्टली इन द सिक्योरिटी डोमेन होंगे, तो इसके लिए हमें इकोनॉमिक्स में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, कनेक्टिविटी इवन इन सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट। तो हमें इसके लिए अपना मिलिट्री बेस बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने बेसिकली सारी बातें बोली कि सिक्योरिटी चैलेंज इंडिया को फेस कर सकते हैं। सेड द कंट्री कांट डिसरिगार्ड अटेम्प्ट्स टू अंडरमाइन नेशनल इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी। और उन्होंने क्या बोला, ऑफ इक्वल रेलेवेंस इज द वेरी वेरी यूनिक चैलेंज दैट वी फेस ऑफ इंटेंस टेररिज्म, जो कि नेबर की वजह से टेररिज्म आता है, तो हम अपनी नेशनल इंटेग्रिटी और यूनिटी को मेंटेन करने की ज़रूरत है। एंड ओवर एंड ओवर दीज एक्सेप्शनल फैक्टर्स, दीज आर द डेली सिक्योरिटी चैलेंजेस। इसके अलावा कुछ डेली सिक्योरिटी चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि हमारे लॉन्ग बॉर्डर्स हैं, लास्ट सी बॉर्डर है, तो उन सबका हमें ध्यान रखते हुए एक वी हैव टू गिव प्राइमेसी टू हार्ड सिक्योरिटी। ठीक है। जयशंकर सेट द एरा ऑफ अनकंस्ट्रेंड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स में भी लॉन्ग ऑन, मतलब पहले जैसे वॉर होते थे वो वाला एरा तो चला गया है, लेकिन जो कोर्सिव डिप्लोमेसी होती है, फॉर एग्जांपल जो चाइना करता है कोर्सिव डिप्लोमेसी, और जो रियलिटी ऑफ लिमिटेड वॉर्स है वो तो अभी भी है ही है। मतलब अनकंस्ट्रेंड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते जैसे पहले होते थे, पर जो कोर्सिव डिप्लोमेसी लिमिटेड वॉर्स हैं वो अभी भी होते हैं। तो उनका बेसिकली ये कहना है कि वर्ल्ड में हमारा स्टेक धीरे धीरे बहुत हायर हो गया है, और हमारी एक्सपेक्टेशंस भी कॉरस्पॉन्डिंगली फिर उसी के अकॉर्डिंग होंगी जैसे जैसे हमारा स्टेक बढ़ रहा है। तो अब इंडिया सारे उसमें बहुत अच्छा कर रहा है। तो जैसे क्लाइमेट चेंज ले लो, ट्रेड फ्लोज ले लो, हेल्थ कंसर्न्स और डेटा सिक्योरिटी, तो इंडियाज़ पोजीशनिंग हैज़ मोर इन्फ्लुएंस ऑन द इवेंचुअल आउटकम। अब इस न्यूज़ में बेसिकली ये था कि असम कैबिनेट ने ये डिसाइड किया है कि जो इनके मदरसाज हैं या जो कि इनके संस्कृत टोल्स हैं उनको ये कन्वर्ट कर रहे हैं, मॉडर्न एजुकेशन वहाँ पे इम्पार्ट करेंगे। सो दे हैव डिसाइडेड टू कन्वर्ट दीज इंस्टीट्यूशंस इनटू seats for general education. Now 600 madrasas will be closed. In these madrasas we are going to impart modern education. This फिर उन्होंने बोला हम फाइनेंस सेव करने की वजह से नहीं कर रहे, बस हमें ये करना है ताकि मॉडर्न एजुकेशन इम्पार्ट हो सके। ठीक है। अब इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है कि जो संस्कृत टोल्स हैं वो अब उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू सेंटर्स ऑफ एकेडमिक लर्निंग एंड रिसर्च ऑन इंडियन कल्चर। बाकी इस पेज पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन चल रहा है, उसके बारे में कि कितना वोट पोल रिजल्ट्स है। अब हम यहाँ पर देखते हैं लेसीते वर्सेस ईगलाइट। तो आपको पता होगा फ्रेंच सेकुलरिज्म और इंडिया का सेकुलरिज्म कैसे डिफरेंट है, और बेसिकली मेंस में 2 बार क्वेश्चन आ भी चुका कि फ्रेंच सेकुलरिज्म और इंडिया के सेकुलरिज्म में क्या डिफरेंस है। तो 2015 से लेकर 260 लोग किल हो चुके हैं टेररिस्ट अटैक्स जो कि इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा किया गया इन फ्रांस। और इसी अक्टूबर में हमने देखा था एक टीचर की डेथ हो गई थी, सैमुअल पैटी। उसके बाद जो चर्च था नीस, उस पर अटैक किया गया था। बट द लेजिस्लेशन अनवील्ड बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट, तो बेसिकली ऑथर का ये कहना है जो कि अभी वहाँ के जो इमैनुअल मैक्रोन है उन्होंने एक लेजिस्लेशन पास किया इस्लामिक सेपरेटिज्म को डील करने के लिए। मैंने आपको बताया भी था उसमें लेजिस्लेशन में कुछ पॉइंट्स थे कि अगर आप कोई भी फंडिंग ले रहे हैं तो आपको स्टेट को बताना पड़ेगा, और अगर 3 साल से ऊपर के बच्चे सब स्कूल्स में पढ़ेंगे ऐसे फंडामेंटलिस्ट एजुकेशन नहीं दी जाएगी। तो इन सब से उन्होंने बोला है जैसे उनको डील किया जा रहा है तो इससे ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। पहला, आप स्पेसिफिकली किसी कम्युनिटी को अगर टारगेट करोगे तो वो एलिनेट हो जाएगी, उसके अंदर सेंस ऑफ परसिक्यूशन हो जाएगा, जो कि बेसिकली बहुत सारे मुस्लिम्स फ्रांस में ऐसा भी फील करते भी हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है रेडिकलाइजेशन की, ये और एक्सेसरबेट हो जाएगी। दूसरा, ये लीगल ब्लंट इंस्ट्रूमेंट है जो कि कॉन्फ्लिक्ट से डील करने के लिए आप यूज़ करो बिटवीन द लेसीते, ईगलाइट एंड लिबर्टी। आपको लेसीते पता होगा, जो फ्रेंच नोशन ऑफ सेकुलरिज्म, उसको बेसिकली ये फ्रेंच टर्म है उसके लिए, इक्वालिटी टू ईगलाइट एंड लिबर्टी फ्रीडम। ठीक है। तो अब उन्होंने ये बोला है कि जिस तरीके से हम डील कर रहे हैं, जिस तरीके से फ्रांस डील कर रहा है, उनको बेसिकली एक कम्युनिटी को टारगेट करते, उससे उनका एलिनेशन हो सकता है, और परसिक्यूशन की वजह से वो और ज़्यादा एलिनेट हो जाएंगी, और इससे रेडिकलाइजेशन और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है। अब बेसिकली उन्होंने क्या किया है फ्रांस में कि आपको जो रिपब्लिक वैल्यूज़ हैं उसको आपको एक एलिजियंस देना पड़ेगा, हाँ कि मैं सारी रिपब्लिक वैल्यूज़ मानता हूँ। तो लॉ टू रीइंफोर्स रिपब्लिकन प्रिंसिपल्स दो रिस्क बीइंग सीन एज आइडेंटिफाइंग मुस्लिम्स नॉट एक्सट्रीमिज्म। अब ये कितना डिफिकल्ट है ये देखना कि कौन मुस्लिम है कौन एक्सट्रीमिस्ट है, ये आइडेंटिफाई करना एज द प्रॉब्लम। अब जैसे उन्होंने प्रपोज किया है कि वो होम स्कूलिंग कर्व करेंगे, जो रिलीजियस और कम्युनिटी एसोसिएशन हैं उनको एलिजेंस साइन करना पड़ेगा कि वैल्यूज़ ऑफ द रिपब्लिक, मतलब जो भी फ्रांस की रिपब्लिक की वैल्यूज़ है वो सारी मानेंगे, और स्ट्रिक्ट कंट्रोल लगाया जा रहा है उनकी फंडिंग पर। तो ऑथर का ये बोलना है कि आप किसी एक कम्युनिटी को उस हिसाब से ट्रीट करो, क्योंकि किसी एक इंडिविजुअल को उस अकॉर्डिंग ट्रीट करो क्योंकि वो किसी कम्युनिटी को बिलोंग कर रहा है। तो ये फाउंडिंग प्रिंसिपल जो कि रिपब्लिक का होता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये तो उसको ही डाइल्यूट कर रहा है। नेक्स्ट उन्होंने ये बोला जैसे कि फ्रांस में क्या है कि आप कोई भी सिंबल नहीं लग सकते, आपका जो भी रिलीजन है वो बिल्कुल सेपरेट होता है फ्रॉम द पब्लिक लाइफ। एक्सपल्शन ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस सिंबल्स फ्रॉम द पब्लिक लाइफ। जैसे फॉर एग्जांपल आप हिजाब नहीं पहन सकते, सेक्ट टर्बन आर नॉट अलाउड। तो इससे क्या होता है, इससे कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। नाउ दिस नोशन ऑफ सेकुलरिज्म इज बीइंग एनश्राइंड इन एन एक्सट्रीम लीगल फॉर्म। अब इस जो सेकुलरिज्म का नोशन इसको और एक्सट्रीम लीगल फॉर्म में ला दिया है।
अ सिनिकल रीजन बीइंग गिवन फॉर दिस इज दैट अ पॉलिटिकली बिसीज मैक्रोन, ये पॉलिटिकल हम इसमें नहीं जाएंगे। तो बेसिकली ऑथर ने ये बोला है कि आप क्या कर सकते हैं, बाई फेलिंग टू एड्रेस द मार्जिनलाइजेशन ऑफ सम फ्रेंच सिटीजन। तो जो फ्रेंच सिटीजन का मार्जिनलाइजेशन हो रखा, आप उससे डील करो, जो कि स्टेट ने सफर किया फ्रॉम इट्स ओन फॉर्म ऑफ सेपरेटिज्म। एड्रेसिंग दैट गैप इज अ वाइटल पार्ट ऑफ डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ रेडिकलाइजेशन। तो ये जो गैप है आपको इससे डील करना है। तो अगर आप बेसिकली एक कम्युनिटी को टारगेट करोगे तो उनका और ज़्यादा एलिनेशन हो जाएगा, उनका प्रोसिक्यूशन हो जाएगा और रेडिकलाइजेशन और ज़्यादा बढ़ेगा। तो जो कि उनका मार्जिनलाइजेशन हो रखा है, तो बेसिकली फ्रेंच गवर्नमेंट को उस मार्जिनलाइजेशन से डील करना चाहिए अगर वो रेडिकलाइजेशन से डील करना चाहती है। ये आर्टिकल बेसिकली यूपीएससी के लिए खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस मैं ये बताना चाहती हूँ इसमें कुछ पॉइंट्स हैं कि पहले क्या होता था, पहले जो प्रोटेस्ट का स्पॉट था वो राजपथ बना रखा था, ठीक है। फिर गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि ऐसे सेंट्रल लोकेशन में प्रोटेस्ट होगा तो डिफेमेटरी हो सकता है वर्ड के सामने ये बात, तो उन्होंने राजपथ से शिफ्ट करके कहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हो गया, जंतर मंतर में, ठीक है। द टेंट्स एंड द लॉन्स ऑफ द राजपथ वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स इक्वल क्लेम ओवर इंडियाज कैपिटल एंड द गवर्नमेंट्स एक्सेप्टेंस ऑफ इट्स क्रिटिकल सिटीजन्स। तो पहले राजपथ पर ये था, मतलब जो मेन ग्राउंड था वहाँ पर था, तो उससे क्या लगता था कि इंडिया की गवर्नमेंट जो भी क्रिटिकल है सिटीजन्स उनकी बात भी सुनती है और उनके व्यूज़ को भी एक्सेप्ट करती है। फिर क्या किया, उसको वहाँ से हटा के रामलीला मैदान या जंतर मंतर में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। जैसे अन्ना हजारे के एंटी करप्शन मूवमेंट एक मैदान में हुआ था, तो वहाँ पे शमियान्स और ये सब थे, हाई प्लेटफॉर्म था परफॉर्मेंस के लिए। फिर बाबा रामदेव ने 2011 में किया था, तो जंतर मंतर वॉज द सी। इसके अलावा वन रैंक वन पेंशन मूवमेंट हुआ था जो कि आर्मी ने किया था, वो वहाँ पर जंतर मंतर में हुआ था। तो हम देख रहे हैं कि अब प्रोटेस्ट का प्लेस, फिर ऑथर ने धीरे धीरे ये बताया कि कैसे प्रोटेस्ट का प्लेस और पीछे पीछे करते गए। फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स को तो अभी बॉर्डर पर ही रोक दिया, उनको तो अंदर भी नहीं घुसने दिया, मतलब वो दिल्ली के अंदर आके प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो बिटवीन द लॉन्स ऑफ राजपथ एंड द बैरिकेडेड बॉर्डर्स ऑफ दिल्ली टुडे वी सी द सिटी बिकमिंग इंक्रीजिंगली हॉस्टाइल टू डिसेंट। तो ऑथर का बेसिकली ये कहना है, अब जो सिटी है दिल्ली वो धीरे धीरे हॉस्टाइल होता जा रहा है, जो भी लोग क्रिटिकल होते हैं मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो स्टेट कोशिश करता है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो सिटी से बाहर ही रहें, और वो बेसिकली जो बोलते हैं कि इससे डिसरप्शन हो रहा है, ईज नहीं हो रही, तो अ सिटी मस्ट इनकॉर्पोरेट डिसएग्रीमेंट। तो ऑथर का ये कहना है कि सिटी जो है वो इनकॉर्पोरेट करे डिसएग्रीमेंट, एक्नॉलेज करे पॉलिटिक्स ऑफ अर्बन लाइफ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने कानों से अपने क्रिटिसिज्म को सुने, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेमोक्रेसी में क्रिटिसिज्म होना, ठीक है। तो ये आर्टिकल खास इंपॉर्टेंट नहीं था, बट स्टिल मैंने बता दिया। ये जो आर्टिकल है वी द नेसेयर्स, तो इसमें ऑथर ने ये बोला है कि जैसे हमारा बहुत बड़ा एम्बिशन है कि हमें $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनानी है, ठीक है, पर हम उसके लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। पहले बेसिकली ये बोला जाता था कि गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेटिक स्टाफ्स कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, पर ऑथर ने ये बोला कि आप खुद से पूछ कर देखिए कि आप रिस्क लेना चाहते हैं। ऑथर ने बोला कि जो लोग हैं वो ही रिस्क नहीं लेना चाहते, लोग बेसिकली स्टेटस कोइस्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी फार्म बिल्स लेकर आया जाए, भले फार्म बिल्स 10 साल के बाद पता चले कि बहुत यूजफुल हो, जैसे अभी क्या डर है फार्मर्स में कि इससे एमएसपी हट जाएगा, तो ये तो आगे की बात है ना, ऐसा हो जाएगा, हमने तो अभी इंप्लीमेंट नहीं किया ना, इंप्लीमेंट होने के बाद कोई बात है तो कहने वाली बात है। तो ऑथर ने बोला कि हो सकता है 10 साल के बाद ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट दे, तो हम क्या करते हैं मायोपिक होकर देखते हैं चीज़ें, हम स्टेटस कोइस्ट, हम चेंज से डरते हैं। फॉर एग्जांपल दूसरा ये बोला गया था कि इंडस्ट्रियल जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उनको बैंक में कन्वर्ट होने देंगे, तो लोगों ने इसका बहुत क्रिटिसिज्म किया, ऐसे कैसे देने देंगे, और फिर ये वो तो ऑथर ने बेसिकली ये बोला हम चेंज से बहुत ज़्यादा डरने लग गए हैं। तो हम अगर चेंज करेंगे तभी हम अपने एम्बिशन को पूरा कर पाएंगे, नहीं तो हमारा एम्बिशन ही रह जाएगा, हम अचीवमेंट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो बेसिकली ऑथर ने 2 एग्जांपल्स लेके किया, फार्म बिल्स और दूसरा इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेट हाउसेस को जो बैंक बनाने का मौका दिया जा रहा था। तो जो फ्यूचर में एनविसाज करते हैं $5 ट्रिलियन इकॉनमी या 10 ट्रिलियन इकॉनमी, वो तभी हो सकती है जब हम करंट बैंकिंग सिस्टम को चेंज करें, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं एनपीएस बहुत ज़्यादा है, तो उसके अंदर कैपिटल इन्वेस्ट करने की जरूरत है। वो कैपिटल कौन इन्वेस्ट कर पाएगा, वो बेसिकली जो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेट हाउसेस, बिग कॉर्पोरेट हाउसेस है जिनके पास पैसा है वही इसको डील कर पाएंगे, और तभी हम एनपीए प्रॉब्लम से बाहर आ पाएंगे, तभी हम किसी $5 ट्रिलियन इकॉनमी के पाथ पर बढ़ पाएंगे। अब एनएफएचएस डेटा ने क्या क्या शो किया है कि जेंडर गैप्स इंटरनेट यूसेज में कितना ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल ऑन एन एवरेज लेस देन 3 आउट ऑफ 10 वुमेन इन रूरल इंडिया एंड 4 आउट ऑफ 10 वुमेन इन अर्बन इंडिया एवर यूज द इंटरनेट। 10 में से 3 महिलाओं के पास गाँव में और 10 में से 4 महिलाओं के पास अर्बन इंडिया में कभी उन्होंने इंटरनेट यूज़ किया है। अगर हम डेटा कलेक्ट करें तो हमें ये पता चलेगा कि मैन ने ज़्यादा इंटरनेट यूज़ किया एज़ कम्पेयर टू वीमेन। तो सिर्फ 42.6% ऑफ वीमेन इंटरनेट यूज़ किया एज अगेंस्ट टू 62.16% अमंग द मैन। अगर हम अलग अलग कंपेयर करें अर्बन इंडिया और रूरल इंडिया में, तो अर्बन इंडिया में 56.81% है वीमेन का और 73.76% है मैन का। और अगर हम रूरल इंडिया में करें तो 33.94 है वीमेन का और 55.6 है मैन का। तो हम देख रहे हैं कि इसमें कितना ज़्यादा गैप्स है इंटरनेट यूसेज में भी बिटवीन द मैन एंड द वीमेन। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये बेसिकली
एक जो आता है यहाँ पर, ये हाउ टू मेजर अ माउंटेन। तो आपको पता होगा कि जो सर्वे ऑफ इंडिया 1954 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट की जब हाइट नापी थी तो वो 848 मीटर थी। तो अभी नेपाल और चाइना ने मिलकर नापी है, तो उनका बेसिकली ये कहना है कि अभी उसकी हाइट बढ़कर कितनी हो गई, 86 सेंटीमीटर बढ़ गया। तो बेसिकली वो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट्स की वजह से बढ़ी है। तो हम कौन कौन से मेथड अप्लाई करते हैं किसी भी माउंटेन की हाइट नापने के लिए? तो पहला मेथड होता है ट्रिग्नोमेट्री वाला, आपको पता होगा वैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जो एंगल पता होता है, बेसिकली वो मेथड यूज़ करते हैं। वो पहले यूज़ किया जाता था, अब बेसिकली नहीं यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि अब हमारे पास और अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल जीपीएस टेक्नोलॉजी, जो कि कोऑर्डिनेट कर लेती है एंड डिटरमाइन कोऑर्डिनेट्स एंड हाइट इवन ऑफ द माउंटेन्स। ठीक है, तो जीपीएस से प्रेसाइज कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाते हैं। उसके अलावा तीसरा मेथड यूज़ होता है लिडार, जो कि लेजर बीम से यूज़ होता है। पर ये दोनों मेथड ग्रेविटी को कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं, तो ग्रेविटी के लिए हमें इनको अनदर मॉडल में फेड करना पड़ता है, तो उसी से कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अभी मैंने कल आपको न्यूज़ बताई थी कि ये अभी बीजेपी के किसी, वो जेपी नड्डा थे, तो उनकी उस पर उनके साथ कुछ वायलेंस हो गया जब वो वेस्ट बंगाल गए थे। तो वहाँ पे सेंटर ने बेसिकली कुछ ऑफिसर्स को डेपुटेशन पे बुलाने की बात कर रहे हैं, जो आईपीएस ऑफिसर्स है, कि उनको हम डेपुटेशन पे सेंटर वापस बुला रहे हैं क्योंकि उन्होंने अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं किया जेपी नड्डा को। ठीक है, तो अब ममता बनर्जी का ये कहना है कि वहाँ पे आईपीएस ऑफिसर्स की बहुत कमी है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या इशू समझ आ रहा है हमें? यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का इशू समझ आ रहा है कि कैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में कितनी दिक्कतें आ रही हैं। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का ये एक इशू भी हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल जो ऑल इंडिया ऑफिसर्स होते हैं, ये सेंटर अपॉइंट करने पर एक काम स्टेट के लिए करते हैं, तो बेसिकली ये दोनों भी एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन हो सकते हैं बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर। ठीक है, और यहाँ पर ये बस एक ऐसी रिसर्च की गई है, जो जैसे किसी को कोरोना वायरस है अगर, तो अगर उसने आई ट्रांसप्लांट के लिए रजिस्टर कर रखा है, तो अगर उसके मरने के बाद उसका आई ट्रांसप्लांट करोगे, तो जिसको आप ट्रांसप्लांट कर रहे हो सकता है कि उसको कोरोना हो जाए। तो ये वाली न्यूज़ है, पर अभी इस पर रिसर्च ही चल रही है, अभी कुछ पक्का नहीं है। ये मैं आपको न्यूज़ बता चुकी हूँ। जो चैंगी 5 है, जो कि चाइना का बेसिकली लियोनार्ड सैंपल को कलेक्ट करने जा रहा था, वो कहाँ पर लैंड करेगा? वो इनर मंगोलिया में लैंड करेगा। तो चाइनीज स्पेस कैप्सूल ब्रिंगिंग बैक द फर्स्ट मून रॉक्स इन मोर देन 4 डिकेड्स स्टार्टेड इज 3-day रिटर्न। तो अब वो वापस आ रहा है, तो इनर मंगोलिया में रीच करेगा। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर ये है, जैसे हमारे यहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वैसे ही यूएसए में नेस्डेक स्टॉक एक्सचेंज। तो नेस्डेक स्टॉक एक्सचेंज ने एक रूल बनाया है कि जो भी बोर्ड मेंबर होगा कंपनी का, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे उसमें एक रेशियल मिनॉरिटी ग्रुप का मेंबर होना चाहिए, एक फीमेल बोर्ड मेंबर होना चाहिए, और एक एलजीबीटी कम्युनिटी होनी चाहिए। मतलब ये इंक्लूसिविटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर ग्रुप से एक मेंबर हो। ठीक है, एक एलजीबीटी की, एक रेशियल मिनॉरिटी, और साथ में एक फीमेल बोर्ड मेंबर होना चाहिए। अब इंडिया में ऐसा कुछ है कि डाइवर्सिटी रिक्वायरमेंट्स है, तो इंडिया में भी ये है कि अगर आपके पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर एनुअल टर्नओवर 300 करोड़ से ज़्यादा है, तो आपको एक वुमेन बोर्ड मेंबर तो रखना पड़ेगा अंडर द कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो इसमें कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है, जैसे किसी एक्सपर्ट का ये कहना है कि आप सिर्फ एलजीबीटीक्यू को इसलिए रिजर्वेशन दे रहे हो ऑन द सेक्सुअल ओरिएंटेशन, तो नोटिंग दैट सेक्सुअल ओरिएंटेशन शुड नॉट बी एन इशू इन अपॉइंटमेंट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आप रिजर्वेशन दे रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ये बात गलत है। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने विमेन डायरेक्टर का रख तो दिया, पर वो क्या करते हैं, वो बेसिकली अपने फैमिली मेंबर से रिलेटिव्स को रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपनी वाइफ को बना देंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक मेंबर, या अपनी बेटी को बना देंगे। तो पर्सन हाउएवर एडेड दैट लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज वर लीडिंग द वे इन फॉलोइंग द डाइवर्सिटी रेगुलेशंस। तो वो हमें लगता है कि हमें बेसिकली ये बोलना चाहिए कि इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर्स होनी चाहिए, जो कि ऐसे फैमिली मेंबर से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।